नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतने का आम आदमी पार्टी का हथियार छीन लिया गया है। बीजेपी ने भी गरीबों के लिए मुफ्त सुविधाओं और सस्ती योजनाओं की घोषणा कर दी है। अपने हथियार की धार खराब होता देखकर आम आदमी पार्टी के मुखिया परेशान हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने अब मध्यम वर्ग को चुनावी बैसाखी बनाने की चाल चली है। केजरीवाल अच्छे से जानते हैं कि मध्यम वर्ग बीजेपी का वोट बैंक है। वो ये भी जानते हैं कि मध्यम वर्ग को काफी समय से कोई राहत नहीं मिल पाई है। ना तो टैक्स में छूट मिलती है और ना ही महंगाई से कोई राहत। तो केजरीवाल ने मिडिल क्लास के कंधे पर बंदूक रखकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली में चौथी बार सरकार बनी तो मिडिल क्लास को टैक्स में छूट दिया जाएगा। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि मिडिल क्लास को रुपए उगलने वाला एटीएम बना दिया गया है। केंद्र सरकार इस वर्ग से केवल वसूली करती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उसे कुछ भी नहीं दिया जाता। बात तो एकदम सही भी है, पर मिडिल क्लास पढ़ा लिखा वर्ग है। वो जानता है कि चुनाव जीतने के बाद भी केजरीवाल उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो मुद्दा केजरीवाल उठा रहे हैं वो राज्य के अधिकार क्षेत्र का है ही नहीं। मध्यम वर्ग जानता है कि केजरीवाल का मकसद बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाना है, और यह भी तय है कि यह क्लास केजरीवाल के बहकावे में आ गया तो बीजेपी की लुटिया डूबनी तय है। यह सच है कि इस समय देश में सबसे ज्यादा प्रताड़ित यही क्लास है। इनकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा टैक्स देने में चला जाता है। यह वर्ग गरीब और अमीर के बीच दो पाटों में फंसा हुआ है। यह वर्ग सरकार से निराश है, सामाजिक स्थिति से परेशान है। कुल मिलाकर लोहा गर्म है और केजरीवाल ने हथौड़ा मार दिया है। केजरीवाल ने मांग की है कि शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% कर दिया जाए, प्राइवेट स्कूल पर लगाम लगाई जाए, उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप दी जाए, हेल्थ का बजट भी 10% कर दिया जाए, हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए, इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाए, जरूरी चीजों के ऊपर जीएसटी खत्म कर दिया जाए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटायरमेंट प्लान दिया जाए, वरिष्ठ नागरिकों को देश भर में मुफ्त इलाज दिया जाए और रेलवे में बुजुर्गों को छूट बहाल कर दी जाए। मिडिल क्लास इन बातों को लेकर केंद्र सरकार से नाराज तो है, लेकिन देश हित में वो बीजेपी को वोट देता रहा है। सवाल तो आम आदमी पार्टी पर भी उठते हैं। अपने 11 साल के कार्यकाल में केजरीवाल ने मिडिल क्लास के लिए क्या किया, ये बीजेपी की तरफ से भी सवाल उठ रहा है। गरीबों के लिए काम करने का दावा तो आम आदमी पार्टी कर सकती है, पर दिल्ली सरकार से मिडिल क्लास को क्या मिला? दिल्ली में मुफ्त बिजली और पानी का मजा गरीब उठा रहे हैं। मिडिल क्लास इसकी कीमत चुका रहा है। 200 यूनिट बिजली मुफ्त है। 200 यूनिट बिजली का उपयोग गरीब तबका ही करता है। मिडिल क्लास का काम 200 यूनिट बिजली से नहीं चलता। मिडिल क्लास इससे ज़्यादा बिजली यूज करता है और महंगी कीमत चुकाता है। मिडिल क्लास से वसूली करके खुद केजरीवाल गरीबों को सुविधा दे रहे हैं। शिक्षा के मामले में तो उल्टा होता दिख रहा है। दिल्ली के स्कूलों का स्तर निहायत नीचे गिरता जा रहा है। मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ने के लिए दिल्ली से बाहर जाने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। एनसीआर से बच्चे दिल्ली पढ़ने के लिए आते थे। आज दिल्ली के बच्चे गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद जा रहे हैं। केजरीवाल ने मिडिल क्लास के लिए जो डिमांड की है वो जायज़ तो है, लेकिन इन सवालों से मिडिल क्लास भड़क भी सकता है, क्योंकि वो देख रहा है कि केंद्र की स्वास्थ्य योजनाओं को केजरीवाल दिल्ली में लागू नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में केंद्र की योजनाएं क्यों लागू नहीं है, इसका जवाब कौन देगा? ऐसे में कुछ सवाल तो पैदा होते ही हैं। मध्यम वर्ग की याद चुनाव के समय ही क्यों आई? आम आदमी पार्टी ने मिडिल क्लास के लिए क्या किया? क्या बीजेपी का वोट बैंक तोड़ना चाहते हैं केजरीवाल? चुनाव जीतकर भी इन मांगों पर कुछ नहीं कर सकते हैं केजरीवाल। दिल्ली के अस्पतालों में केंद्र की योजनाएं क्यों नहीं लागू की गई? क्या दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरा है? मिडिल क्लास के लिए बिजली बिल में राहत क्यों नहीं दी गई? ये तमाम सारे जो बड़े सवाल हैं उनका जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में लक्ष्य भारद्वाज, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आशीष सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और पॉलिटिकल एनालिस्ट आलोक पांडे जी लगातार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। लक्ष्य जी, मध्यम वर्ग बीजेपी का वोट बैंक है। अब आम आदमी पार्टी ने उसमें भी सेंध लगाने की कोशिश की है। आलोक जी नमस्कार, सभी को नमस्कार मेरा। पहले तो हमको ये समझना होगा कि जो मिडिल क्लास है
मिडिल क्लास असलियत में है क्या और मिडिल क्लास चाहता क्या है। और हम बात करें जो कल डिमांड रखी गई है पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के रहे अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, जो 7 डिमांड रखी गई हैं केंद्र से, और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो 7 जो डिमांड रखी गई हैं उसको मोदी सरकार ने पहले से ही बहुत अच्छे से सन 2014 से जो भी मोदी जी ने कमिटमेंट मिडिल क्लास को किया है वो आज तक उसको पूरा किया है, और अच्छे से उसको कमिटमेंट को जो भी अपने कमिटमेंट करी है मोदी सरकार ने मिडिल क्लास के को लेकर, वो उसको पूरा सक्षमता से अच्छे से उसको भरपूर तरीके से उसको पूरा किया गया है। जैसे कि मैं आपको एक बताना चाहूंगा, एक योजना चलती है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। इसके बारे में जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं हमारे देश में, उन्होंने सबसे ज्यादा उसका बेनिफिट लिया है, और आज तक उसी का बेनिफिट लेते हुए, उसी चीज को देखते हुए मिडिल क्लास आज भी भाजपा को अपना मत देता है, और आज भी भाजपा के साथ दिल्ली में जोरों से आज उन भाजपा के साथ खड़ा रहा। ठीक है नरेश जी, बीजेपी का सवाल यही तो है ना कि 11 साल आपको क्यों नहीं मिडिल क्लास की याद आई? आपने अपना फोन म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट करिए अपना फोन। नरेश जी, अपना फोन अनम्यूट करिए। जी जी नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को और सभी साथी पैनलिस्ट को भी। आपने बोला कि जो भी है कि बीजेपी ने सेंध लगा रही है, बीजेपी कहीं सेंध नहीं लगा रही है। और जो योजनाएं जो भी बात कर रहे थे, आपने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? दिल्ली सरकार की पॉलिसी केंद्र सरकार की पॉलिसी से बहुत अच्छी है, और दिल्ली सरकार जो अपना खर्चा कर रही है, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर भी गए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़ लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या है। अरविंद केजरीवाल की नीति यही है कि रोड के ऊपर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कम से कम उसका पूरा फ्री इलाज करवा के देते हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन और स्टेट के अंदर देख लीजिए, इनका मैं एग्जांपल देता हूं। हरियाणा के अंदर इनकी पॉलिसी होती थी कि अगर कोई रोड पे एक्सीडेंट हो गया या मर गया, उसके लिए 2 लाख रुपए का इनका मुआवजा देते थे, लेकिन वो बंद कर दिया इनका सरकार ने। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन नहीं है। केंद्र सरकार क्या फैसिलिटी देती है बताइए? केंद्र सरकार के पास में इनके जो कह रहे थे अभी आयुष्मान के बिल तो केंद्र सरकार भर नहीं पा रही है। अलग अलग हॉस्पिटल्स ने अपना मना कर चुका है कि हम जो है किसी भी ऐसे पेशेंट को नहीं लेंगे जिनके पास इनका जो कार्ड है, क्योंकि कार्ड की पेमेंट केंद्र सरकार के पास से हो नहीं रही है। तो कौन सा हॉस्पिटल इनके अंदर कवर है? पहली बात तो ये बताइए, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि सरकार की योजनाएं वो योजनाएं होती है कि 1 रुपए का भी अगर इलाज के लिए 100 लाखों रुपए तक का इलाज के लिए अरविंद केजरीवाल ने वो करके दिखाया। आज तक कोई नहीं पूछता था, अरविंद केजरीवाल की नीतियां ही चलती थी। अरविंद केजरीवाल की नीतियों के ऊपर ही काम होना स्टार्ट हुआ। मोदी जी को पता नहीं आजकल ख्वाब आने लगे अरविंद केजरीवाल जी के। ख्वाब आने के बाद दिखते रहते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जी करते हैं वही चीज मानने लगते हैं। पहले कहते थे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, आज तक कभी, जब अरविंद केजरीवाल जी इस राजनीति के अंदर आए तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए याद आया। जब अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा के लिए नीति लेके आए कि हम शिक्षा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और उसके लिए देखिए आंकड़े कहते हैं, इनके केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 96.3% रिजल्ट आया 10th और 12th का। इनका केंद्र सरकार का आंकड़ा कहते हैं कि इनके जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, उनके अंदर 88% रिजल्ट आया। तो हमने इंप्रूवमेंट तो करके दिखाया बच्चों के अंदर, सरकारी स्कूलों का रिजल्ट हमने बेहतर किया है। और ये कह नहीं सकते, आप देखिए कि हमने 21% जो है एजुकेशन के ऊपर खर्च करती है दिल्ली सरकार। इनके अदर स्टेट्स जो है उसके लिए आपको पहले भी मैं कई बार आंकड़े दे चुका हूं। हरियाणा के अंदर, मोदी जी के खुद गुजरात के अंदर जो इनका शिक्षा का बजट है वो 2 या 3%, 4%, इससे ज्यादा नहीं जाता। स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर दिल्ली सरकार 12% खर्च करती है, लेकिन और स्टेट्स के अंदर जहां इनकी सरकार है वहां पे 2%, 3%, 1% खर्च होता है। तो दिल्ली सरकार, मैं कहता हूं कि अभी जो मेन मुद्दे के ऊपर बात हो रही थी उसी के ऊपर आप चर्चा करिए कि जो बजट के ऊपर आम नागरिक के लिए और टैक्स पेयर के लिए, मैं एक कविता सुनाता हूं। वादा करके मक्खन का मलाई छीन लेता है, अगर देता है 2 रुपए 2.5 छीन लेता है। ये मोदी जी के ऊपर बोल रहा हूं मैं। हुनरमंद है मियां मेरा हाकिम, जो इतनी सफाई से टैक्स के नाम पर आधी कमाई छीन लेता है। जी, आपको भी पता होगा, आप भी एक टैक्स पेयर है, क्योंकि आपकी सैलरी से पहले टैक्स कट जाता होगा। हम भी टैक्स पेयर है, या अदर भी जो भी, कम से कम उस जनता का पेन तो आपको समझना पड़ेगा ना। तीसरा टर्म इनके पास, आपके पास ठीक है नरेश जी, तीसरे टर्म के अंदर आपने कुछ अगली बार के लिए भी रख लीजिए, बहुत सारी चीजें आपने बता दी हैं। आशीष जी, ये जो चल रहा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पे वार, इस पॉलिटिक्स में कांग्रेस अपना स्थान कहां तलाश रही है? देखिए, आपने कुछ बातें रखी जो मध्यम वर्ग के संबंध में थी, मैं वहां से बात शुरू करना चाहूंगा।
मध्यम वर्ग की आवश्यकताएं कहीं जो गरीब वर्ग है उससे कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन लेकिन उनको पूरा करना एक चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से बोलते हैं कि हमने सारे काम कर दिए हैं, तो जब आप राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य की सरकार आपकी नहीं है तो वो काम आपने कैसे किए? और यदि आपकी केंद्र की सरकार ने वो काम किए हैं तो फिर राज्य की सरकार को आप वो काम करने के लिए क्यों नहीं दे रहे हैं? एक ये तो मैं आपको असली स्थिति इसलिए बता रहा हूँ कि शीला दीक्षित जी जिस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री रही 3 टर्म में, उसमें कांग्रेस की सरकार भी रही और उसमें बीजेपी की सरकार भी रही, लेकिन कभी भी उनके एक भाषण नहीं दिखा सकते कि उन्होंने कभी कहा हो कि मेरे किसी काम को रोका गया है। दूसरा, आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं उनमें से जो कुछ निभाए हैं, कुछ नहीं निभाए हैं, कुछ नहीं निभाने दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल के बारे में इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी केवल अराजकता फैलाना जानती है, झूठे मुकदमे दर्ज कर नेताओं को बदनाम करना जानती है। इसके अलावा बीजेपी कुछ नहीं जानती। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने पद से कहां भटक रही है? जिस समय उसको कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना था, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की पीठ में छुरा मारा है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, दूसरे आप खुद देश को बचाने के लिए जब तानाशाहों से मुक्ति के लिए एक लंबी लड़ाई की आवश्यकता है, तब आप जरा सी एक 2 सीटों के ऊपर छोड़कर भाग जा रहे हैं। तो याद रखिए कि सबसे पहले निशाने पर दिल्ली की बात होगी तो आम आदमी पार्टी ही होगी। और कांग्रेस पार्टी का जो विजन है वो बिल्कुल स्पष्ट है। हमें अर्थव्यवस्था भी मजबूत करनी है, हमें लोगों को भी मजबूत करना है। जो सामान्य सुविधाएं हैं, चाहे वो बिजली हो, पीने का पानी हो, या शिक्षा हो, या स्वास्थ्य हो, इनको इसमें से शिक्षा और स्वास्थ्य 2 मुद्दे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल निःशुल्क किया जाना जरूरी है। 100% सब्सिडाइज जरूरी है, लेकिन बिजली और पानी में पार्शियल सब्सिडाइजेशन होना बहुत जरूरी है। सरकार अपने बजट से, समाज कल्याण के बजट से इन चीजों के दामों को कम करे, साथ इनमें जो फिजूल खर्ची होती है उसको कम करे। जो वरना केंद्र सरकार के जो लूट के अड्डे हैं, दिल्ली में जो बिजली खरीदी जाती है वो नेशनल ग्रिड से खरीदते हैं। अब बिजली महंगी आ रही है और इधर आपको सब्सिडी देनी पड़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों महंगी बिजली खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं? ये तो मैंने एक उदाहरण बताया, इसके अलावा तमाम उदाहरण मौजूद है। जी ठीक है आशीष जी, आशीष जी आपके पास आऊंगा। आलोक पांडे जी, मध्यम वर्ग सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, उसके लिए भी रेवड़ियों का जाल, तो फिर कैसे दिल्ली का विकास होगा, कैसे चलेगी दिल्ली? नमस्कार। देखिए, मेरा मानना अरविंद केजरीवाल ने जो चुनाव में मध्यम वर्ग पिछले 14-15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने इसको पिघा कर इनको टॉप एक रिजेक्टेड रखा। मध्यम वर्ग में वो ट्रांसिट सर्विस देता क्लास है। इवन तो समाज में ये कहने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी सर्विस क्लास से नफरत करती है, चिढ़ती है। लोग कहते हैं और बोले सर्विस क्लास को चाहने वाली तो कांग्रेस पार्टी। एक कानून में बताता हूँ, मोटा होता 2014 के पहले जो साल भर में इनकम टैक्स पड़ता था तो लगभग 1.5 महीने का और 1.5 महीने की वेतन का पड़ता था। अब भारतीय जनता पार्टी ने उसे बढ़ा के 2 महीने से ज्यादा कर दिया। यानी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या आप एम्प्लॉय है या कोई भी गवर्नमेंट या टैक्स पेयर है, तो 2 महीने तो मुफ्त में काम करता है। 2 महीने का वेतन भारतीय जनता पार्टी टैक्स क्रेडिट में ले लेती, तो 1.5 महीने से बढ़ाकर 2 महीने का वेतन भारतीय जनता पार्टी ने टैक्स के रूप में बढ़ाया। मध्यम वर्ग में जो सर्विस क्लास है, जो वेतन भोगी है, उसकी भी तो कमर भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ी, इसे कोई डाउट नहीं। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिल्कुल रिजेक्टेड रखा है सर्विस क्लास आदमी को, उसकी जान ले ली, इसमें कहा कोई डाउट है। लेकिन मध्यम वर्ग में बेचारे करे तो क्या करे? एक तरफ उसको पैसे की मांग करते हैं, दूसरी तरफ वो एक राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वो मध्यम वर्ग को बीजेपी से दूर नहीं जाने देता। तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से मध्यम वर्ग को चुनाव के समय में ही सही, लेकिन कम से कम मध्यम वर्ग की चिंता भारतीय जनता पार्टी भी करे, खासकर सर्विस क्लास की। नहीं तो मध्यम वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है, उसे छोड़ सकता है। ये डर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी को, मिडिल क्लास को, खासकर टैक्स पेयर को भी वो अपना केवल राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट चाहती है। ये अब लंबे समय तक राजनीति में नहीं चलेगा। दिल्ली चुनाव से बात तय होगी। दूसरी बात, दिल्ली में सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो पेंशन भोगी चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो सबसे दिल्ली में, पूरे भारत में। तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, कम से कम उसके दुख में तो किसी ने हाथ रखा है। हालांकि
भारतीय जनता पार्टी इसमें अभी भी मध्यम वर्ग का वोट दिल्ली के चुनाव में बड़ी मात्रा में लेकर जाएगी। लेकिन बिल्कुल, अगर बिल्कुल, लंबे बिल्कुल। समय से भारतीय जनता पार्टी से रिजेक्ट करती है तो वोट उसे छीन सकती। जी बिल्कुल। लक्ष्य, आपको लगता नहीं कि ये जो दांव चला है केजरीवाल ने, वो बीजेपी को डेंट कर सकता है, क्योंकि बीजेपी का ही ये सारा वोट बैंक है, मध्यम वर्ग? आलोक जी, मध्यम वर्ग जो है बीजेपी का वोट बैंक बिल्कुल है। ये और क्या कहते हैं, आम आदमी के लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मिडिल क्लास को तोड़ना अपने लिए, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है आज की तारीख में दिल्ली के अंदर, क्योंकि मिडिल क्लास इतना भाजपा से और नरेंद्र मोदी जी की स्कीम से इतना खुश हैं कि वो आज भी भाजपा के साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर, नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर खड़े हुए हैं। एक मैं नरेश जी के बात का जवाब देना चाहूंगा। नरेश जी ने हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर बात करी थी, तो मैं हेल्थ के ऊपर बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने वो काम करके दिखाया जो आज से पहले किसी प्रधानमंत्री जी ने नहीं करके दिखाया। आज देश के अंदर कम से कम 20 से ज्यादा एम्स अस्पताल है, जो कि मध्यम वर्ग के लोग जो हैं उसी को आज क्या कहते हैं इंप्लीमेंट करते हैं, वहीं अपना क्या कहते हैं इलाज करवाते हैं एम्स के अंदर। चाहे वो न्यू दिल्ली में ले लीजिए, चाहे वो ऋषिकेश में ले लीजिए, चाहे देश के किसी भी राज्य में आप ले लीजिए, जहां भी एम्स है वहां की इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हैं जो मध्यम वर्ग उसको यूज करती है। और अब बात एक बार मैं बता दूं, एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे थे नरेश जी, तो नरेश जी एजुकेशन के ऊपर मैं बात बताऊं तो एजुकेशन का जितना बुरा हाल दिल्ली सरकार में 15 से लेकर टिल डेट तक अब तक हुआ है, क्योंकि जैसे कि आलोक जी आप बता रहे थे कि क्या कहते हैं दिल्ली के जो जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं अच्छी, आज वो नोएडा में जा रहे हैं, गुड़गांव में जा रहे हैं, फरीदाबाद में जा रहे हैं। आज दिल्ली सरकार ने ये हाल कर दिया है दिल्ली के बच्चों का कि आज वो किसी भी दिल्ली सरकार के किसी भी स्कूल के अंदर अपने बच्चे को एडमिशन नहीं कराना चाहते। आज वो सारे लोग प्राइवेट के अंदर अपना एडमिशन कराना चाहते हैं। इनसे ये पूछिए कि आम आदमी के जितने भी नेता हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी पार्षद हैं, उनके कितने बच्चे वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं अपने आम आदमी के। दूसरा एक चीज और मैं बता देता हूं, दिल्ली के जितने भी बच्चे हैं उनका आज बोर्ड का रिजल्ट सबसे डाउन लेवल पे आ गया है। आज अगर कोई भी दिल्ली का बच्चा ये 9th क्लास के बाद डरता है कि अपना बोर्ड का रिजल्ट मेरा कैसा रहेगा, सेम 11वीं के बाद कि मेरा 12वीं का रिजल्ट कैसे रहेगा, ये हाल है आज एजुकेशन का दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार के क्या कहते हैं पावर के अंदर। जी बिल्कुल। नरेश जी, जो निम्न मध्यम आय वर्ग का व्यक्ति है वो आपके साथ है, आपका वोट बैंक है, बिल्कुल सब लोग जानते हैं, बीजेपी भी जानती है। इसीलिए बीजेपी ने झुग्गी बस्तियों में घुसने की कोशिश की, लेकिन आपने उसका काउंटर किया। आप मिडिल क्लास में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि मिडिल क्लास बीजेपी के साथ जुड़ाव रखता है। नरेश जी, फोन आपका अनम्यूट करिए। सुनिए, अनम्यूट है फोन। जी जी। अब ये बताइए कि ये जो एम्स के वादे कर रहे हैं कि एम्स के अंदर इलाज करवाते हुए 2014 से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने किया, अरे पहले की प्रधानमंत्री ने किया है 2014 से पहले। मैं ये मानता हूं कि देश के अंदर जो सत्ता के अंदर बैठता है उसको काम करने की जिम्मेवारी मिलती है, और जो पहले प्रधानमंत्री है उन्होंने भी काम किया। मैं ये नहीं कहता कि राजनीति स्वार्थ से परे होती है कभी भी, क्योंकि आप सोचो कि मोदी इनको सिर्फ मोदी का गुणगान गाने के लिए, मैं कहता हूं कि मनमोहन सिंह जी ने अच्छा काम किया था इसके लिए। मैं कहता हूं कि और भी जो प्रधानमंत्री आप लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक की बात करी थी, और आज मैं आपको बता देता हूं विधानसभा गिनवा सकता हूं दिल्ली के अंदर कि कितनी विधानसभा में कितने मोहल्ले क्लिनिक चल रहे हैं और कितने नहीं चल रहे, और वहां पे क्या फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है या नहीं हो रही मध्यम वर्ग के लोगों को। आप जाके देखिए, क्या कहते हैं किसी भी एम्स में और किसी भी देश के किसी भी राज्य में जाके देखिए आज एम्स कितने सुंदर बनाए गए हैं, और वहां पे जितने भी डॉक्टर हैं सारे कितने क्वालिफाइड है, और उसका इलाज कैसे हो रहा है, उनका एम्प्लॉयमेंट कितने अच्छे से हो रही है। एम्स के अंदर इलाज तो आप प्रॉपर सुनिए, अब आप बात करिए जी, आप भी यही चाहते होंगे कि आज भी आप ये चाहते होंगे, आज आप भी और खुद आपका परिवार भी, जितने भी आपके नियर डियर हैं, ये चाहते होंगे कि सबसे पहले हमारा इलाज आज एम्स में ही हो। कोई नहीं चाहता कि हमारा प्राइवेट में हो, आप खुद भी नहीं चाहते होंगे। आपने पहले बताइए ना एम्स के लिए 2014 के अंदर में नरेश जी, आज पूरे देश के अंदर और 2025 में 4 ऑपरेशनल और होने जा रहे हैं एम्स के मोदी जी के नेतृत्व में। ये मोदी सरकार के काम है, ये भाजपा के काम है। साल के अंदर डिलीवरी करने अनाउंसमेंट करने के बाद ये इतना बुरा हाल है कि दिल्ली सरकार ने अपना जो वादे पूरे किए थे सन 2015 में जब वो आई थी, वो दिल्ली सरकार ये बोलती थी, केजरीवाल जी ये बोलते थे कि वाईफाई फ्री देंगे। आज मेरे को आप ये बता दीजिए कि किसी भी जगह या किसी भी विधानसभा में कोई भी वाईफाई चल रहा हो, एक भी किसने आप बताइए ना। एक भी वाईफाई आप खुद भी
आप खुद भी उस चीज को यूज नहीं करते होंगे। आप किसी भी आप अपने विधानसभा से पूछ लीजिए, आपके लोग रहते होंगे, आपके पार्टी के कार्यकर्ता काम वहां करते होंगे कि कितने लोग वहां पे वाईफाई का यूज करते हैं। आपने मध्यम वर्ग के लिए, जब से आपकी सरकार दिल्ली में आई है, आपने कितना मध्यम वर्ग के लिए काम किया है? आपने झूठ के अलावा कुछ नहीं किया। इवन अभी 2 दिन पहले केजरीवाल जी ने खुद एक एडमिट किया कि हाँ जी, हमें तो दिल्ली को बदलना चाहिए, दिल्ली के रोड बहुत खराब है, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। तो आपने 10 साल में किया क्या है? आपने लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को, दिल्ली के लोगों को एक भी पानी तक अच्छा मुहैया नहीं कराया, तो आप और क्या करेंगे? सुनिए, गिनवा रहा हूं मैं आपको 10 साल के अरे लिए। नरेश जी, आप पहले ये तो बताइए कि आप वाईफाई की अगर बात करते थे केजरीवाल जी कि हम अपना वाईफाई फ्री देंगे, उसका क्या रहा? मोदी जी की बीवी नहीं है, लेकिन अगर उनकी बीवी होती तो नरेश जी, आप मेरे को पहले इस बात का जवाब दीजिए कि वाईफाई आप यूज करते हैं दिल्ली के अंदर? आप दिल्ली सरकार का वाईफाई यूज करते हैं? दिल्ली सरकार के आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे किसी न किसी स्कूल कॉलेज के अंदर। आप ये बताइए, किसी भी स्कूल में आपके दिल्ली सरकार के आपने एडमिशन करा रखा है क्या? या आपके किसी भी नेता ने, आम आदमी के पार्टी के किसी ने भी आम आदमी के पार्टी ने दिल्ली सरकार के स्कूल में एडमिशन करा रखा है? आप मेरे को एक बार बता दो, अरविंद केजरीवाल जी का बेटा कहाँ पढ़ता है? सरकारी कॉलेज के अंदर पढ़ता है। ठीक है। लक्ष्य जी और नरेश जी आपके पास होगा। आशीष जी से एक सवाल। आशीष जी, आप देखते हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी कितने कड़े संघर्ष एक दूसरे के बीच देखने को मिल रहे हैं पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर, और आम आदमी पार्टी को यह क्यों लगता है कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं? देखिए, लगने का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन सही मायनों में है कि आम आदमी पार्टी ने जब से सत्ता में आई है तब से अपने दोहरे आचरण को रखा है। कभी कभी वो बीजेपी की मदद करते हैं, कभी कभी वो कांग्रेस के खिलाफ जाते हैं, तो दोनों चीजें सामने रहती हैं। लेकिन वो चीजें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का अपना निजी अधिकार है, हमें उसमें कोई कुछ नहीं कहना। लेकिन अभी शिक्षा और चिकित्सा पे बात हुई, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की सरकार जब से वहां पे आई है, शिक्षा और चिकित्सा में सुधार हुआ है। आज पूरा चुनाव का विमर्श चिकित्सा और शिक्षा पर हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस जोर खरोश से बोल रहे हैं, लगता है कोई शायद नशा करके आए हैं। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के कौन से सांसद का बेटा है जो अपने राज्य की सरकार में सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? उसका नाम नहीं बताएंगे। इनके सबके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं और गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे संघ के विद्या भारती के स्कूल में पढ़ते हैं। इनके सबके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, विदेशों के नागरिक बन रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने जो खुद की जो चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था बनाई हुई है उस पर भरोसा नहीं करते। जियो यूनिवर्सिटी को ये 1000 करोड़ रुपए का अनुदान देते हैं। पूरे देश में एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी कॉलेज इन्होंने खोला ही नहीं है। उसके बाद जिस बेशर्मी से बात कर रहे हैं ना, क्योंकि इसका कारण है, इनको मालूम है कि इनको वोट धार्मिक ध्रुवीकरण पे, हिंदू मुस्लिम पे, खोखले राष्ट्रवाद पे और अपने उद्योगपति मित्रों की सेवा करने से जो पैसा मिलता है वो पैसा बांट कर मिलती है। दिल्ली में आम आदमी का जो खर्चा है, संक्षिप्त में आशीष जी, वक्त कम है, थोड़ा संक्षिप्त जो हो रही है उससे ही चिढ़ रहे हैं। ठीक है। एक आलोक पांडे जी से भी सवाल ले लेता हूं। आलोक पांडे जी, आप चूंकि दिल्ली के मिजाज को समझते हैं, केजरीवाल के इस दांव में क्या छिपा है, क्या उनकी प्लानिंग है, और इसका लाभ क्या वाकई केजरीवाल को इस चुनाव में मिलने वाला है? देखिए, केजरीवाल को इस चुनाव में लाभ तो नहीं मिलने वाला, लेकिन विमर्श से तो मध्यम वर्ग आ गया। भारतीय जनता पार्टी जो झुग्गी झोपड़ियों पर घुस रही थी, वो उसकी जगह पर अपने जो फिक्स वोट बैंक है उसकी तरफ का ध्यान जाएगा। ये कोई केंद्र सरकार का चुनाव नहीं है। जब आप केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के डिमांड करें, तो ये सभी जानते हैं, मध्यम वर्ग तो सबसे हाईली एजुकेटेड है ना, तो वो पता है उसकी अरविंद केजरीवाल की मेंटलियत है। तो उद्देश्य क्या है अरविंद केजरीवाल का? अरविंद केजरीवाल का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करके राष्ट्रवाद को कमजोर करना है। जो कांग्रेस के नेता खोखला राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद कभी खोखला नहीं होता। और जो राहुल गांधी कहते हैं कि वो इंडिया स्टेट के खिलाफ उन्हें लड़ना है, इस तरह से वो राष्ट्रवाद भले खोखला हो जाए, लेकिन राष्ट्रवाद कभी खोखला नहीं होता। जब आप राष्ट्रवाद को खोखला कहते हैं, इसका मतलब भारत के आगे जाते हैं। और मध्यम वर्ग को अपना आर्थिक नुकसान तो बर्दाश्त है, लेकिन राष्ट्रवाद के अगेंस्ट खड़ी पार्टियों को मध्यम वर्ग कभी भी स्वीकार नहीं करता। इसलिए दिल्ली के चुनाव पर मध्यम वर्ग को आम आदमी पार्टी कांग्रेस नहीं तोड़ पाएगी। मेरा अपना जो मेरी राजनीतिक समझ कहती है। जी ठीक है। जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे दिल्ली की सियासत गर्माती जा रही है। वक्त हमें इतने की इजाज़त देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, और दिल्ली
से जुड़ी तमाम अपडेट आपको देता रहूंगा। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विश्राम देंगे और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV27 न्यूज़। नमस्कार।